नमस्कार, साथ मैं हूं पुनीता। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, हम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मना रहे हैं और इसलिए आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें। जिस तरीके से आजकल अधिकतर लोग अपना समय इंटरनेट पर बिता रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो वहीं अगर हम देखें तो ऑनलाइन का ज़माना भी है। अधिकतर काम लोग जो है ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखें तो इसे लेकर साइबर क्राइम की घटना भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे लेकर लोग कैसे जागरूक रहें, यही कार्यक्रम है हमारा, ताकि हम आप तक ये पहुंचा सके। जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें आप कैसे जागरूक खुद को रख सके साइबर क्राइम को लेकर, इस पर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। हमारे साथ पैनल पर तमाम मेहमान मौजूद है। गौरव शर्मा हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। ये एडवोकेट है और इससे हम जानेंगे साइबर क्राइम की जो लॉ है और किस तरीके से लोग जागरूक रहे, इनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ योगेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गौरव जी आपसे ही, जिस तरीके से साइबर क्राइम की हम बात करें, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम की परिभाषा आखिर क्या है, किस तरीके से लोग जागरूक खुद को रखें। देखिए, साइबर क्राइम ये ऐसा क्राइम है जी, जो इंटरनेट से संबंधित अपराधों से संबंधित है। इंटरनेट से संबंधित अपराध है साइबर क्राइम। इसमें क्या होता है कि जो लोग आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका अगर गलत इस्तेमाल करें, यानी जैसे मानक बताए गए हैं बैंक द्वारा या कंप्यूटर की कंपनी द्वारा, सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा, उस अनुसार उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो अपने आप को उन अपराधियों के सामने रख देते हैं जिससे वो उनको नुकसान पहुंचा सके, उनकी हानि कर सके। तो साइबर क्राइम एक ऐसा कानून है जिससे लोगों को जहां जानकारी मिलती है इस तरह के अपराधों से, कैसे अपने आप को बचाया जा सके जी। तो ये साइबर क्राइम की टोटल है सब कुछ। हाँ जी। योगेश जी, जो विषय आज हमारा है जागरूकता, साइबर क्राइम को लेकर जो जागरूकता कैसे लोगों में आए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ को लेकर नॉलेज नहीं है, जागरूक नहीं है, तो कैसे, किस तरीके से लोगों में जागरूकता इसे लेकर आए? देखिए, सबसे पहले मैं एक कुछ चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। हमारे इंडिया में लगभग 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं जी। फेसबुक के अपने हमारे इंडिया में जो लास्ट रिकॉर्ड है वो है करीबन 400 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि जो साइबर क्राइम की जो मारक क्षमता है वो कितनी ज़्यादा व्यापक और कितनी ज़्यादा वाइडन है। अगर हम थोड़ा और इसको गहराई से अध्ययन करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जहाँ तक जो 2019 की सीरीज़ थी तो मुझे याद है, उसमें करीबन 63% स्पाइक है साइबर क्राइम्स में इंडिया में। और बेंगलुरु जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए थे, 10,500 केसेस सिर्फ वहीं रिकॉर्ड हुए थे। तो अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे हम इस चीज़ को अवेयर हों। इसमें कई तरह के साइबर के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे साइबर बुलिंग है, जैसे स्टॉकिंग है, और जो इंटरनेट फ्रॉड्स होते हैं या जो बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं। लोग आपको फ़ोन करते हैं, आपको एक लॉटरी का आपको मेल आता है जिसमें आपसे डिटेल मांगी जाती है कि आप SMS शेयर कीजिए, OTP शेयर कीजिए, और फिर इंटरनेट बैंकिंग से आपका पूरा का पूरा सारा पैसा ले लिया जाता है। तो ये बहुत ही डेंजरस और बहुत ही अर्बन सोसाइटीज में जितने भी पॉकेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की इसमें ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि लोगों को अवेयर होना भी चाहिए। जैसे लॉ बड़ा क्लियर है इस मामले में, ये कोई भी ऐसा वॉल्यूशन होता है तो पुलिस, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें बाकायदा उन्होंने सेल्स बनाए हैं लोगों की मदद करने के लिए, और ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए जब भी आप ऐसे कोई चीज़ नोटिस करते हैं। बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी घटना सामने आती है तो आप खुद सामने आकर कंप्लेन करवाएं। और कंप्लेन की अगर हम बात करें तो जो पीड़ित है वो कैसे अपनी मदद इस चीज़ में ले सकता है? देखिए, जो इसका प्रोसेस है बिल्कुल ट्रेडिशनल है। जैसे पहले होता था कि किसी को चीज़ चोरी हो गई या किसी ने किसी को धमकी दे दी या किसी ने किसी की मानहानि कर दी, तो ऐसे में वो जाके पुलिस थाने में अपनी शिकायत करा सकता था। हालांकि मानहानि के केसेस में आदमी को कोर्ट जाना पड़ता है। वैसा ही प्रोसीजर साइबर लॉ के केसेस में होता है। यदि किसी के साथ कोई साइबर ठगी हो
या साइबर पे उसके साथ उसका डिफेमेशन होता है, उसकी मानहानि होती है, या किसी भी प्रकार का अपराध होता है, तो वो ऐसे में जो अपने नज़दीकी थाना होता है, हालांकि अब सरकार द्वारा हर जिले में एक साइबर थाना गठित कर दिया गया है, तो आदमी साइबर थाने में जाकर कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट का प्रोसीजर वही है जो धारा 154 सीआरपीसी में दिया गया है, उसके अनुसार वो अपनी कंप्लेंट कर मामले को रजिस्टर कर सकता है और उस एप्लीकेशन पर पुलिस प्राथमिक जांच करेगी। यदि पुलिस को प्राथमिक जांच के बाद ये पाती है कि मामला साइबर ठगी से संबंधित है, तो संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 एवं एविडेंस इंडियन पेनल कोड में। बिल्कुल। योगेश जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें साइबर घटनाओं की, देखा गया है कि बहुत से लोग इसे लेकर जागरूक हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं है इस पूरी घटनाओं को लेकर, क्या आगे क्या कुछ प्रोसेस है इसको लेकर, क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन लोगों तक इसकी जागरूकता, जानकारी कैसे पहुंचाई जाए? देखिए, सबसे पहले जैसे कि अभी हमारा डिस्कशन हुआ कि बहुत सारे फेसबुक यूजर्स हैं। फेसबुक यूजर्स में सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा या बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है साइबर बुलिंग की। बिल्कुल, लोग आपका फोटो, आपके ही फोटोग्राफ आप ही के फेसबुक से लेके एक प्रोफाइल बना रहे हैं, फिर उसके बाद कई सारे गलत मैसेजेस आप ही के दोस्तों को भेज रहे हैं। फिर वो दोस्त आपको या जो भी वहाँ प्रोफाइल में ओरिजिनल प्रोफाइल है उनको फिर वो एकदम शॉक लगता है, उनका एक मेंटल हेरेसमेंट हो रहा है, जो शायद उनको एहसास नहीं इस बात का कि ये भी साइबर लॉ में कवर होता है। तो इस तरह की चीज़ कहीं भी अगर आप कोई देखता है तो उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो एक साइबर क्राइम के विक्टिम हैं, जिसको कि उन्हें डील करना चाहिए एज पर साइबर लॉस। उन्हें बिल्कुल भी इसको अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि ये कोई प्रोफाइल है रैंडम जो मेरे दोस्तों के साथ अजीब अजीब से मैसेज भेज रहा है, क्योंकि यहाँ से इसके बाद बात शुरू होती है हैकिंग की। आपके पासवर्ड चुराए जा सकते हैं, आपको किसी को डिटेल नहीं देनी है, आपको किसी को भी अपनी पर्सनल कोई भी डिटेल नहीं देनी है, जो आपकी इंटरनेट आइडेंटिटी है वो भी चोरी हो सकती है। उसके बड़े बड़े सीरियस परिणाम हो सकते हैं। आपका पूरा का पूरा जितना भी आपका नेट बैंक में जितना भी है, आपको बैंकिंग चाहे नेट बैंकिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर कस्टमर आईडी है आपके किसी साइबर थीफ के पास, वो सारा का सारा पैसा आपका ले जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 23 ट्रिलियन रुपीस, जो रुपीस बोल रहा हूँ, यूएस डॉलर्स जो है, उसका पूरा साइबर क्राइम का जो फ्रॉड्स हुए हैं वो इतने ज़्यादा वॉल्यूम क्यों हुए हैं। तो साइबर क्राइम सिर्फ मेंटल हेरेसमेंट में नहीं दे रहा है, आपको बहुत फाइनेंशियली आपको लॉस कर सकता है, और बहुत ही ये सीरियस है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग वर्चुअल आइडेंटिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करना हो, उतने ज़्यादा हम और खास करके बच्चे उतने ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। गौरव जी, अभी हमने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी बुलाया था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई हमारे प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे, साइबर क्राइम की जो घटना है उस पर पुलिस कैसे काम करती है? जी ज़रूर। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई नया प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर वही है जो पहले फॉलो होता था एकदम ट्रेडिशनल तरीके से, कि किसी के साथ कोई भी साइबर ठगी हुई, कोई साइबर अपराध किसी के साथ घटित हुआ, वो सीधा अपने नज़दीकी साइबर थाने में जाए और सिंपल कागज़ पे, उसे किसी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, जो उसके साथ घटी हुई है उस सूचना को एक सफ़ेद रंग के कागज़ पर लिखकर पुलिस में दे दे, और इसके साथ संबंधित जो भी दस्तावेज उसके पास है, मान लो उस आदमी के खाते से कुछ पैसे निकले हैं तो बैंक की स्टेटमेंट निकाल दे, जिस एटीएम से ठगी हुई है वो निकाल दे, और जो इन्फॉर्मेशन उसे बैंक से मिल सकती है, या जो भी कोई ईमेल आया है, ईमेल से ठगी हुई है, उस ईमेल के प्रिंट आउट्स वो सब अपनी एप्लीकेशन के साथ एनेक्स करके वो पुलिस अधिकारी को दे दे, जिससे पुलिस अपनी प्राथमिक जांच करेगी। और जांच करने के बाद पुलिस के पास अपने अलग अलग तरीके होते हैं, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का अपराध है और उस पर किस तरीके से जांच की जानी है। और जांच करने के बाद यदि पुलिस को लगता है प्राथमिक जांच में, तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करेगी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें फिर शिकायतकर्ता के बयान लिए जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है संबंधित बैंक अधिकारियों से एवं जिन लोगों ने भी, अगर मान ली इंटरनेट से ठगी हुई है तो इंटरनेट से संबंधित जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके भी बयान हो सकते हैं, जिससे पुलिस अपने मुकदमे को पुख्ता बना ले, और उसके बाद उसमें आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा न्यायालय में,
और अपराधी को उसके किए हुए दंड की कर्मों की सजा दी जाएगी। बिल्कुल, एक चीज और, जिस तरीके से योगेश जी ने बताया कि फेसबुक की बात करें, अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं, फोटोज लगाकर किसी से पैसे मांगे जाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली है, पैसे मांगे जाते। तो जो पीड़ित है उनकी पहली प्राथमिकता इसमें क्या रहनी चाहिए? देखिए, अगर किसी को ये सूचना मिलती है कि उसका अकाउंट हैक हो गया, तो सबसे पहले तो उसको चुप नहीं रहना चाहिए, उसे तुरंत इसमें एक्शन लेना चाहिए कि इससे पहले कि उसके डेटा का या उसकी जो भी जानकारी नेट पर है उसका मिसयूज हो और आगे और ज्यादा मिसयूज हो जाए, उसे तुरंत इसमें शिकायत करनी चाहिए थाने में जाकर। और यदि उसकी सुनवाई नहीं होती इसमें, पुलिस उसकी मामले को यही है जो बहुत सारी ऐसी कंप्लेन आई है कि तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, जिस वजह से जो पीड़ित है वो परेशान भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पीड़ित को परेशानी होती है और वहां ही ऐसा अपराध करने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद होते हैं। तो ऐसे में यदि आदमी को प्रतीत हो रहा है कि थाने पे उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसकी कंप्लेंट वो लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय जा सकता है और अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। यदि वहां भी सुनवाई नहीं होती तो हमारे भारतीय कानून में इसके भी प्रावधान है। यदि उसकी सुनवाई पुलिस में ना हो या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ना हो, तो आदमी सीधा न्यायालय आके धारा 156(3) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है न्यायालय के समक्ष कि उसकी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में अगर कोर्ट उस मामले का संज्ञान लेती है, वो संबंधित थानेदार को मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे सकती है। और उसमें जी योगेश जी, देखिए लॉज तो बहुत सारे हैं और लोग जागरूक रहेंगे तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है अपना काम भी करेंगे। लाइक अगर कोई किसी चीज़ को लेकर कोई पीड़ित है, अगर इस घटनाओं से प्रभावित होता है तो इसे लेकर कंप्लेंट फाइल करे, कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल अधिकतर लोग, बच्चों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, वो आजकल ऑनलाइन में ज़्यादा बिजी रहते हैं। अगर फिर हम बिजनेस की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग करने की बात करें, नेट बैंकिंग की बात करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय कहें तो इंटरनेट पे बिता रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या? क्योंकि घटनाएं तो बढ़ती जा रही है लगातार, तो लोग खुद को कंट्रोल रखें ऑनलाइन से या फिर जागरूक रहें, क्या करना चाहिए लोगों को? जैसे मैंने पुनीता भी बोला कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके वॉल्यूम 2 में मेंशन करा है 63% हाइक हुआ है। 63% क्राइम में हाइक होने का मतलब ये है इंटरनेट ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, लोग साइबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं। इतने ज़्यादा जो घटनाएं हो रही हैं उसका एक कारण ये भी है कि इंडिया जो है, इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया करीबन 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं। इसमें जो एज है वो हर तीसरा आदमी जो इंटरनेट यूज़र है वो 5 से 25 से 30 साल की उम्र का है। अब साइबर फ्रॉड की जो या साइबर क्राइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो जितनी मैंने एज ए पत्रकार प्रो स्टोरीज करते वक्त करी, कि साइबर क्राइम का जो रूट है ज़रूरी नहीं है वो इंडिया में हो सकता है उसका अफ्रीका में उसके पूरा लॉटरी स्कैम जैसे होता है। आपको ईमेल आता है, वो कहता है कि आपको लॉटरी जीती है आपने 1 करोड़ की और इसको आप इतना पैसा मुझे बताइए कहाँ मैं आपको दूं। तो आप कहते हैं हाँ जी ये वाला अकाउंट है हमारा, तो कहते हैं हाँ इस अकाउंट में मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ, तो आप ऐसा कीजिए, इसकी एक ना रजिस्ट्रेशन बनी है जो मैं कस्टम क्लियरेंस के दूंगा, तो आप इस अकाउंट में आप डाल दीजिए। तो ये सारा कुछ एवरीथिंग, ये सारा कुछ ईमेल में हो रहा है और सारा इस तरह से चल रहा है। और उसके बाद पता चलता है कि वो जो पैसा है वो नेट बैंकिंग के थ्रू या जैसे भी गया, और उसके जो क्रिमिनल्स हैं या उसके जो भी वो गैंग ऑपरेट कर रहा है वो अफ्रीका में है या किसी और कंट्री में है। तो यहाँ हमारे को फिर और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। एक चीज़ जो है जो मैं ख़ास तौर पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने थाने बनाए हैं, साइबर थाने बनाए हैं, लेकिन साइबर सेल्स की एक जो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए जनता का भी और पुलिस का भी, कि कैसे उन्हें इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है, क्या उसकी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। और जो अवेयरनेस लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि किसी भी जितना भी हम टाइम स्पेंड करें अपने ईमेल या अपने सोशल मीडिया में, लेकिन कोई भी अनजाना कोई भी इस तरह का ऑफर जो कि आपको पैसे की बात कर रहा है या आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग रहा है या आपसे CVV नंबर मांग रहा है जो सिक्योरिटी नंबर है, वही आप एकदम पुलिस को इन्फॉर्म करें। RBI की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है बैंकिंग फ्रॉड से। अगर किसी ने आपका
एटीएम क्लोन करा है, उसकी क्लोन करा है, उसके बाद पैसा निकाला है, आपने नहीं निकाला, किसी और ने निकाला है, आपके एटीएम को क्लोन करके विद इन 3 डेज अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, तो जो मनी लॉस है वो आपके नहीं होगा। लेकिन इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर कोई विक्टिम हो चुका है किसी भी बैंकिंग फ्रॉड का, साइबर फ्रॉड का, एटीएम फ्रॉड का, उसको पता होना चाहिए कि मेरे को आगे क्या करना है, मेरा आगे रोड मैप क्या है। बिल्कुल। तो यानी ओवरऑल देखें तो जागरूक रहना बहुत जरूरी है। गौरव जी, अगर कोई अपराधी होता है, अगर इस पूरे मामले में अपराधी करार दिया जाता है, तो इसमें सजा का क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, इसमें उम्र कैद तक की सजा है यदि कोई आदमी अपराध करता है, किसी का चीटिंग करता है, पैसे की धोखाधड़ी करता है। हमारे कानून में साफ है कि चले चोरी 1 रुपए की हो, चाहे लाखों हो, करोड़ों की हो, उसमें सजा उतनी ही होती है। तो इसमें अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 आईपीसी सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा आईटी एक्ट सेक्शन 65, 66, 67, 68 ये धाराएं की सम्मिलित करके आदमी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होता है कोर्ट में, तो जिसमें आदमी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है यदि उसके खिलाफ कोर्ट में बखूबी मामला साबित हो जाए। लेकिन आमतौर पे समस्या सामने आती है कि क्योंकि यह अपराध बहुत नया किस्म का है, 2000 में आईटी एक्ट आया, उससे पहले तो कोई इसको जानता भी नहीं था। बिल्कुल। तो लोग, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी इस चीज को अब काफी हद तक समझ चुका, मैं नहीं कहता नहीं जानता, लेकिन अभी भी वो मुकाम हासिल नहीं किया है पुलिस ने कि वो साइबर ठगी के मामलों को एक अच्छी तरीके से इसकी जांच कर सके और उसमें आरोप पत्र दाखिल कर सके जिससे अपराधी को सजा मिल सके। इसमें अभी भी पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, मुझे तो लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों की कहीं भर्तियां होनी चाहिए जिससे जो इस मामले में एक्सपर्ट हो, साइबर के एक्सपर्ट हों, और पुलिस को उनकी विवेचना में, इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कानून में किसी प्रकार की कोई कमी है, कानून बहुत बेहतर है। आईपीसी ऐसा कानून है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है, और वर्ल्ड कई क्योंकि उसके सिद्धांत ऐसे हैं कि जो आज भी लागू होते हैं जी, उसके सिद्धांत। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वो जो आज के जमाने के जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं लगभग उन सभी को कवर करता है। हाँ, ये हो सकता है आने वाले टाइम में यदि आवश्यकता हुई तो प्रशासन, पार्लियामेंट इसमें संशोधन करके इसमें थोड़े और सख्त कानून ला सकती है। बिल्कुल, सख्त कानून की बेहद जरूरत है। जी जी। योगेश जी, अगर हम देखें तो साइबर घटनाएं जो है बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है, साइबर अटैक होता है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा इसे लेकर? देखिए, इसमें क्योंकि साइबर फोरेंसिक एक बहुत नया एस्पेक्ट है, और जब भी कोई आदमी साइबर क्राइम का विक्टिम होगा, जाहिर तौर पे उसको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी जो वर्चुअल आइडेंटिटी होगी उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो कभी नहीं होंगी। फर्स्ट कीजिए, अगर किसी का फेसबुक स्टॉकिंग हो रही है तो उसको लगेगा उसको अजीब अजीब से वीडियोज़ आ रहे हैं, अजीब अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं अपने ही फ्रेंड्स के द्वारा जो उसके नहीं हैं और उसके अकाउंट से आ रहे हैं। अगर किसी का एटीएम कार्ड क्लोन हो गया है तो उसको अचानक अपने SMS आने शुरू हो जाएंगे, कई सारे विड्रॉल्स हो रहे हैं जो उसने नहीं करे। अगर किसी का पूरा ईमेल ही हैक हो गया है तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। किसी की वेबसाइट अगर हैक हो गई है तो उसके वेबसाइट के होम पेज में एक अजीब सा मैसेज आएगा कि ये वेबसाइट हैक हो गई है। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं पहले नहीं होती थी, पहले कभी ऐसे वो भी नहीं रहा, और यही रीज़न है कि हमारे इंडिया में साइबर लॉज बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जैसे जो हमारा इंडिया में नॉर्मल क्राइम का जो कन्विक्शन रेट है मेरे ख्याल से 46% है, जो कि अगेन लो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बारिंग केरला जहाँ पे मोर देन 80% है कन्विक्शन रेट नॉर्मल किसी भी क्राइम का। इंडिया में अभी क्योंकि लोगों को अगर ऐसा होता है, किसी की आइडेंटिटी या कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, इग्नोर करता है वो। फेसबुक में जो भी आपको हैरेस कर रहा है, बुली कर रहा है, अगर कोई बच्चा है वो डिसेबल कर लेता है अपना अकाउंट, सोचता है कि मैं बच गया, या मैंने एक रास्ता निकाला इस सारे प्रॉब्लम से निकलने का। लेकिन उसकी जो डिफेमेशन हो रहा है, उसके जो पीयर ग्रुप में हो रहा है, उसके सारी बातें मतलब आएंगी, उससे जो मेंटल हेरेसमेंट होगा। तो साइबर अटैक्स का, साइबर क्राइम का एक मेंटल एस्पेक्ट भी है जो आपको मुझे अभी तक याद आता है, देहरादून में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, शायद गौरवरन को भी पता होगा। एक लेडी थी जिन्होंने
फेसबुक में दोस्ती करी या दोस्ती हो गई किसी अफ्रीकन नेशन के उससे, जिसने कहा कि मैं यहाँ पे मेरी सोने या यूरेनियम की माइंस हैं और मैं तो बहुत रिच हूँ, और दोस्ती इस तरह से बढ़ी कि उन्होंने कहा ऐसा करो, मुझे ना 25 लाख रुपए चाहिए, तो इसका इतना पोर्शन मैं आपको दे दूंगा। उस लेडी ने अपने फादर, अपने हस्बैंड को बिना बताए इतने सारे पैसों का इंतजाम किया और उसको दे भी दी, और सारी ये वायर्ड ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उसके बाद जब उसने कहा कि मेरा पैसा कहाँ गया, क्योंकि वो तो उसके बाद उसने बात करना बंद कर दिया, तो उसे पता चला कि वो 25 लाख के 25 लाख लेके वो आदमी जेन्युइन आपके एक नंबर का पैसा वो उसके अकाउंट में चला गया, चाहे वो अफ्रीका में था, कहीं भी था। और आप जो है यहाँ घर में अपना बैठी हुए, उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि 25 लाख रुपए मेरे ऐसे चले गए। आज मुझे नहीं पता उस केस का क्या हुआ या उसका ट्रायल कंक्लूजन क्या हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि आपके फेसबुक, सिर्फ फेसबुक जिसको शायद आप अपने एंटरटेनमेंट का वन ऑफ द एस्पेक्ट सोचते हैं, वो कितना डेंजरस हो सकता है आपके फाइनेंशियल्स के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए। आज फेसबुक में ऑप्शन है जैसे आप अपना पूरा प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो ऑप्शन तब है जब आपने किसी को फ्रेंड नहीं बनाया। लेकिन अगर जाने जाने में भी आपको अगर फ्रेंड बन गया है, उसको आपके पास फोटोग्राफ्स का एक्सेस है, आपके सारे फ्रेंड्स का एक्सेस है, वो आपको डिफेम भी कर सकता है, वो आपका पूरा एक और अकाउंट बना भी सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं। अब इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से जितने भी हैकिंग हो रही है, किसी भी बैंकिंग डेटा जितने भी लीक हो रहे हैं, वो जो हैकिंग का जितना बड़ा एक कारोबार है, डेटा का जितना बड़ा कारोबार है, इंडिया में बहुत बड़ा कारोबार है, उसमें हैकिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप आरबीआई की रिपोर्ट उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा बैंकिंग फ्रॉड जो हुए हैं उनका वॉल्यूम इज मोर देन 1 लाख करोड़, और ये सारा बैंकिंग फ्रॉड्स हैं जिसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट नेट बैंकिंग का है, जहां किसी का नंबर लिया, उससे बोला कि हाँ आप अपना एटीएम ओटीपी बता दीजिए, वो ओटीपी बताता है, वो कहता है बस हम आपको टिकट भेज रहे हैं, और वो जैसे उन्होंने एक्सेस करा आपका नेट बैंकिंग का अकाउंट, वहां से सारा पैसा उड़ जाता चला गया। तो ये एक, जब तक हम लोग जागरूकता से इसको आगे समझेंगे नहीं, इसको सीरियसली नहीं लेंगे, और इस पे जितना हम सरकार और पुलिस के जितने भी लॉज हैं, इसकी जानकारी होना स्कूल लेवल में बड़ा जरूरी है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लॉ की नॉलेज हमारे इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद दी जाती है। ग्रेजुएशन से पहले तो लॉ का हमें कोई ऐसा हार्ड कोई सिलेबस या कोई कोर्स नहीं है। इसकी जितनी जागरूकता स्कूल टाइम पे होनी चाहिए, कॉलेज टाइम पे होनी चाहिए, कई सारे क्लासेस होनी, कई सारे ऐसे इंटरेक्शन प्रोग्राम्स होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा ट्विटर में साइबर दोस्त करके एक ट्विटर हैंडल है जो बहुत अच्छा है, जिसमें कई सारी जानकारियां इंटरैक्टिव आप बता सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन बहुत अभी भी जागरूकता की जरूरत है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, स्कूल से इसकी शुरुआत होनी चाहिए ताकि बच्चे भी जागरूक रहें। गौरव जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम फेसबुक की बात करें, योगेश जी ने भी कहा कि फेसबुक के जरिए जो है आजकल पैसों की डिमांड हो रही है, और हम भी देख रहे हैं। अगर मैं पर्सनल अपनी खुद की वो बताऊँ, एक्सपीरियंस बताऊँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, तो अकाउंट हैक हो जाता है। जैसे बहुत से लोग ऐसे भी होते कि फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करते हैं और उनका अकाउंट हैक हो जाता है, उनके दोस्तों से पैसों की डिमांड होती है, उनको नहीं पता चलता है। जब वो 1 महीने के बाद फेसबुक खोलते हैं या फिर 10 दिन के बाद खोलते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका अकाउंट हैक हो चुका है, या फिर किसी दोस्त का कॉल उनके पास आता है। अगर देरी हो जाती है तो इसमें क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में? देखिए, कानून तो ये कहता है जब जागो तभी सवेरा। वैसे तो सिविल मामलों में क्या होता है कि हर चीज में लिमिटेशन होती है। यदि आपके साथ कुछ ग्रीवियंस है, किसी ने आपको किसी तरह की परेशानी पहुंचाई है, या किसी ने आपके पैसे मार लिए हैं, कुछ कर लिए हैं, तो कानून में लिमिटेशन एक्ट है। तो लिमिटेशन एक्ट ये बताता है कि यदि आपके साथ कुछ भी हुआ है तो आप इतने टाइम में इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा देश का आपराधिक कानून है, पेनल लॉ है, वो इस चीज से अछूता है, यानी उसमें किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है। यदि किसी ने आपके साथ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, भले कितनी ही देर हो जाए, आपको कितनी ही देर हो जाए, अगर 3 साल से ऊपर की सजा है उस मामले में, तो आप उसकी शिकायत 10 साल क्या 20 साल 50 साल बाद भी कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते उस मामले में जो सजा है वो 3 साल से ऊपर होनी चाहिए। और अमूमन देखा गया है साइबर ठगी के जितने भी मामले हैं उसमें सजा 3 साल से ऊपर की ही होती है। तो यदि आदमी को पता लगता है कि भाई उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, मिसयूज हुआ है, उसके अकाउंट से किसी से पैसे मांगे गए हैं, और उसकी जानकारी उसको साल बाद 2 साल बाद भी होती है,
तो तुरंत उसे उसी में जानकारी मिलते ही उसे इस मामले की जानकारी पुलिस को दे देनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आदमी को खुद जागरूक रहना पड़ेगा। बिल्कुल। यदि वो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो उनके डेटा का मिसयूज करेंगे, उनका मिसयूज करेंगे, और जागरूकता ही इसका बचाव है, और बाकी कानून तो हमेशा साथ में है ही। बिल्कुल, कानून साथ में है, बस बेहद जरूरी है कि आप जागरूक रहें। एक और चीज अगर हम बात करें, धमकियां भी बहुत ज्यादा मिलती है। अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो धमकियों से कैसे लोग बचे और किस तरीके से इसे लेकर जो है अपनी जो पर्सनल जानकारियां हैं उन्हें सुरक्षित रखें, ये भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि लोग उसका, अगर हम अपराधी की बात करें, जो आरोपी है वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो पर्सनल चीज़ है उसे लेकर धमकियाँ भी लगातार मिलती रहती है। देखिए, साइबर क्राइम में दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि आपकी आइडेंटिटी को स्टील करा जा सकता है, स्टील करते हैं लोग, और उसके बाद आपको धमकी देते हैं, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू हो या नॉर्मल मैसेज के थ्रू। अब मेरा जितनी समझ है, क्योंकि ये सारा साइबर का मामला है, तो इसमें जो साइबर फोरेंसिक है, एविडेंस एक्ट के हिसाब से जो एविडेंस है वो तो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। अगर किसी ने फेसबुक में अपने पोस्ट में या आपने किसी पर्सनल मैसेज में बहुत गंदे शब्दों से एक पूरा एक लिखा है, तो वो इतना इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि वो तो उसके कोर्स में केस में बहुत हेल्प करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इस तरह के जो मैसेजेस या इस तरह के जो थ्रेट्स आती हैं, अगर वो इतने ब्लैक एंड वाइट में हैं, तो मेरे ख्याल से तो जैसे वरुण बोल रहे हैं कि वो इतना क्लियर है लॉ में, आप चाहे कितना भी टाइम हो गया आप उसको यूज कर सकते हैं एज एन एविडेंस। वो आप व्हाट्सएप चैट हो, चाहे आपके फेसबुक की पोस्ट हो, चाहे फेसबुक मैसेंजर हो, वो सारी चीजें अगर आपने स्क्रीनशॉट्स भी रखे हुए हैं, अपने पास इंटैक्ट हैं, आप उनको अपने एनेक्शंस में लगा सकते हैं कंप्लेंट के, ये प्रूफ करने के लिए कि मुझे इस आदमी ने ऐसे ऐसे, या जो भी कुछ कंप्लेंट में आपने धमकी की बात है या एक्सटॉर्शन की बात है, कुछ भी है। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो मेरे को जहां तक लगता है, साइबर क्राइम में जो कन्विक्शन रेट है अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो इसलिए, जो मेरा मानना है, जितने भी केसेस होते हैं जिनमें कंप्लेनेंट मोलेस्टेशन या मोलेस्टेशन बोल रहा हूँ, या इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन या साइबर बुलिंग या स्टॉकिंग का है, वो एक पॉइंट पे जाके वो चले जाते हैं, वो ज़्यादा उसे परस्यू नहीं करते, जिससे कि जो उसका एक्यूज्ड है उसको और ज़्यादा बल मिलता है। वो सोचता है आज मैंने इस लड़के या इस लड़की को मैंने बुली करा है, मैं अब किसी और को बुली करता हूँ। और जो साइबर बुलिंग है वो बड़ा नया क्राइम है, जो कई बार हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये तो लेकिन वो बुलिंग है बहुत बड़ी, जो स्कूल्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर देती, स्कूल के बच्चे का किसी के लिए भी। अगर आपकी आइडेंटिटी मतलब आपका फेसबुक अकाउंट यूज़ करके बहुत गंदे गंदे मैसेजेस या इस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं, तो उससे आपकी या जो भी फेसबुक का वो है प्रोफाइल जिसका है, उसकी रेपुटेशन को कितना वो होता है। और वो डिफेमेशन के मेरे ख्याल से उसमें पॉइंट में आना चाहिए। मैं योगेश जी की बात करते हुए जोड़ना चाह रहा था अपनी एक बात कि वे भविष्य कुछ समय पहले ही मेरे पास एक मुकदमा ऐसा ही आया था कि आदमी के साथ अपराध होता है, लेकिन या तो वो थाने जाता नहीं है, यदि थाने जाता है तो वहां पर गलत जानकारी दे देता है, क्योंकि साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से अपराध करते हैं। बिल्कुल। और जो एक आम आदमी है, जो नागरिक है देश का, वो उसके मंसूबों को समझ नहीं पाता। उसके साथ क्या हुआ था कि फेसबुक पर एक बहुत ही सुंदर लड़की का प्रोफाइल था। उस लड़की ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को कांटेक्ट किया, संपर्क किया, और उसे बताया कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है, और दोस्ती हो जाती है फेसबुक पे। 6 महीने तक बातें चलती हैं उनकी। उसके बाद बताती है कि उसका हिमाचल में कोई बिजनेस है, वो दवाइयाँ सप्लाई कर सकती है, दवाई बहुत सस्ती मिलती है और वो उसको महंगे में खरीदेगी, जिससे हम दोनों का फायदा होगा। तो इस तरीके से वो उसको अपने प्रलोभन में लेकर हिमाचल में वो दवाइयाँ खरीदवा लेती है, लाखों रुपए की, लगभग 80-90 लाख के आसपास वो आदमी दवाइयाँ खरीद लेता है। और खरीदने के बाद उसका परचेजिंग की जब बारी आती है तो कोई सामने आता नहीं है, क्योंकि 80 लाख रुपए हिमाचल से रूट होके उन्हीं चीटर्स के पास पहुंच गए। तो गलत जानकारियां नहीं देनी चाहिए। उस आदमी ने क्या किया, जब वो पुलिस थाने आया, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी था, उसके बच्चे भी थे,
पोते पोतियां भी थे। गौरव जी, बिल्कुल अभी समय नहीं है, समय की कमी है, लेकिन जिस तरीके से चर्चा से जो निकलकर सामने आया है वो ये कि जरूरी है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं तो जरूरी है कि आप जागरूक भी रहें। जागरूक होना बहुत जरूरी है और इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए थे कि अगर आप भी इन साइबर घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं तो जरूरी है कि खुद को जागरूक रखें। कोई भी OTP या फोन करके कोई भी डिटेल आपसे मांगा जाता है तो उसे शेयर बिल्कुल ना करें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।